अगर देश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है तो मोदी जी के घर से बह रही है। मोदी राज में भ्रष्टाचार को मोदी जी ने शिष्टाचार बना दिया। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार के छत्ते की अगर रानी कोई है तो वो मोदी जी हैं। लोगों का कहना है कि ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए पूरा खेल रचा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो ये जो आप बात कह रहे हो ना, इलेक्टोरल बॉन्ड और ईवीएम, ये मोदी जी की सजा है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे मुलाकात हो रही है। आप रोज़ाना इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं और चुनावों का बिगुल बज चुका है तो बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान सामने आया है नया कि मैं देश को गरीबी और भ्रष्टाचारी से मुक्त करना चाहता हूँ। तो सर ये किस तरह की बात है? एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट सामने आ गई है और दूसरी तरफ ये मामला भी। मैं लगातार कहता हूँ कि मोदी जी के मन में जो है समय को लेकर कोई दुविधा है। वो कभी वर्तमान में रहते हैं, कभी भविष्य में पहुँच जाते हैं, कभी वो भूतकाल की बातें करते हैं और वो शायद ये समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ देश का भी प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ, जबकि वो 2014 से लेकर 2024 तक जिस समय हम बात करें वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी हालत में ये सवाल उठना लाजमी है कि वो कह रहे हैं कि मैं गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ना है। अब गरीबी से लड़ना है तो मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2013 में भाषण देते थे कि भाइयों और बहनों, जो देश का पैसा लूट कर लोग विदेशों में ले गए हैं, अगर वो सारा पैसा हिंदुस्तान आ जाए तो एक एक आदमी को 15-20 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएगा। अब 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा मतलब मोदी जी या तो अपनी ये बात को भूल गए या उन्हें अब भी लगता है कि ये शायद उन्होंने सपने में कोई ये भाषण दिया होगा। तो इस हालत में मोदी जी जो है, मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर वो सबको 15-20 लाख रुपए दे देते तो देश में गरीबी आज के दिन ख़त्म हो चुकी होती। 15-20 लाख का मतलब 4 लोगों का परिवार होता है। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी 2 लड़कियाँ हैं, मेरा एक बेटा है, तो 75 लाख हो गए। तो आपको याद होगा लालू जी ने भी इसी बात पे मोदी जी का मजाक उड़ाया था। इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं और मेरे बच्चों को मिलाकर हम घर में 11 लोग हैं और अगर सबके पास जो है 15-15 लाख रुपए आ जाते तो हमारे तो 1,65,00,000 रुपए मरे हुए हैं, मोदी जी वही देते। और जब उन्होंने मोदी जी के परिवार की बात कही तो मोदी जी ने सीना चौड़ा करके अपने भक्तों को, अंध भक्तों को कहा कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, 140 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है। भाई 140 करोड़ रुपए लोगों में मोदी जी ने किसी आदमी को तो 15 लाख दिए होते, कम से कम दिखावे के तौर पर ही कर देते मैंने एक आदमी को 15 लाख दिए हैं। तो मोदी जी जो है, उनके साथ दिक्कत क्या होती है, वो जो किसी भी आदमी का जो कर्ज है अपनों पर नहीं रखते। वो क्या करते हैं कि जो भाषण दिया उसे वहीं स्टेज पे भूल के हाथ झाड़ के चल देते हैं कि अब मैंने तो भाषण दे दिया, अब तुम अपनी बात खुद संभालो, मुझे कुछ नहीं करना। इसीलिए 2 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। अब उन्होंने कहा कि हमने जो है भ्रष्टाचार मिटाना है। अगर देश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है तो मोदी जी के घर से बह रही है। मोदी राज में भ्रष्टाचार को मोदी जी ने शिष्टाचार बना दिया और इतना बना दिया है कि एक एक पार्टी के भ्रष्ट आदमी को ढूंढ कर, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से ढूंढ कर हर भ्रष्ट आदमी को पहले तो उन्होंने ढूंढा, फिर उसको ढूंढने के बाद उसका पीछा किया और फिर उसको जो है कहा कि तू हमारी वैतरणी में आ जा, भाजपा में आ जा, और एक एक आदमी को उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया। तो समझिए मोदी जी अगर किसी आदमी के रूप में उनकी कल्पना करें तो मोदी जी की दोनों आंखों में भ्रष्टाचार है, मोदी जी के कानों के अंदर भ्रष्टाचार है, मोदी जी की जबान पर भ्रष्टाचार है, मोदी जी के 32 दांत हैं उनमें भ्रष्टाचार है, मोदी जी के पेट में भ्रष्टाचार है, मोदी के फेफड़ों में भ्रष्टाचार है, मोदी के दिल में भ्रष्टाचार है। तो मोदी जी का घर जो है उसकी अगर आप कल्पना करें तो मैं जैसी कल्पना करता हूँ वो ऐसे है जैसे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता होता है ना, उसमें शहद भरा होता है और टपक रहा होता है। तो मोदी जी के जो पूरी उनकी पार्टी है, पूरी सरकार है, उसमें भ्रष्टाचार मधुमक्खी की छत्ते की तरह है, लबालब भरा हुआ है। और जैसे छत्ते में बाकी तो जो होती हैं वो कर्मचारी होती हैं, मधुमक्खियाँ, एक रानी मधुमक्खी होती है, उसकी आड़ में ही वो सारी मधुमक्खियाँ काम करती हैं। और आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार के छत्ते की
अगर रानी कोई है तो वो मोदी जी हैं। मोदी जी अगर ना हो तो ये छत्ता जो है भरभरा कर गिर जाए। तो मोदी जी ने जो है भ्रष्टाचार को संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज, चैनलाइज और उसको सारे उस तरह के आन मान शान उसकी जो है उसको ऐसे कानूनी जामे पहना दिए हैं कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और ये पता भी नहीं चलता। तो वो एक शेर है ना कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तो मोदी जी जो है भ्रष्टाचार भी करते हैं और लोगों को उपदेश भी देते हैं और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ना। तो मोदी जी के अंदर एक परख तो है, वो दूर से पहचान लेते हैं भीड़ में कि ये आदमी भ्रष्ट है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में बैठे तो उन्होंने पहचान लिया कि अजीत पवार भ्रष्ट है, फिर उन्होंने पहचाना अशोक चौहान भ्रष्ट है, फिर उन्होंने पहचाना कि फलाना आदमी भ्रष्ट है और दूर से पहचान कर कहते हैं इसे बुला लो और अपनी पार्टी में शामिल भी करते हैं, उसे मंत्री पद भी देते हैं, उसको जो है कहते हैं तू एमपी भी बन जा। तो उसे एक मौका तो दे रहे हैं ना कि भाई सब कुछ छोड़ दो, अब सही से रहो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी जो है पारखी हैं भ्रष्ट लोगों के और उनको फिर वो मधुमक्खी के छत्ते में रखते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं और उनको जो है वो उनका इस्तेमाल क्या करते हैं मुझे नहीं समझ आया। भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है उनकी भ्रष्टाचारी छुड़वा दी हो सर। ऐसे भी तो ना कि आदमी मौका देता है, हर इंसान एक को मौका देता है, तो मोदी जी ने सुधरने का मौका दिया उन्हें अपने साथ रख के। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ ईडी ने, सीबीआई ने जो केस दर्ज किए हैं वो फाइलें तो नहीं खत्म होती। आगे आप समझिए, गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। मोदी जी उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं पापियों से प्यार करो, पाप से भी प्यार करो। तो वो जो है हर तरह से पापियों को, दुष्टों को अपने साथ रखते हैं, अपनी झोली फरा के रखते हैं। और इसीलिए वो एक हिंदी की एक कहावत है कि उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, कि कीचड़ से कीचड़। मणिशंकर की अय्यर की जुबान बोल रहे हैं आप? नहीं, मणिशंकर की नहीं, ये तो हमारे जो पार्लियामेंट की एक मुहावरों की किताब मिलती है, अच्छा, वो मैं लाया, उसमें मैंने पढ़ा। तो ये पार्लियामेंट की भाषा है, ये पार्लियामेंट्री शब्द है, पार्लियामेंट्री शब्दकोश में पार्लियामेंट ने छापा हुआ है। अच्छा, तो मैं इसलिए कोई कभी भी आप देखेंगे अपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, असंसदीय भाषा इस्तेमाल नहीं करता। सारी संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, जो संसद की किताबों में लिखा होता है, डिबेट में लिखा होता है। तो अब जो है मोदी जी ने भ्रष्टाचार को इस तरह से संस्थागत कर दिया है कि बच्चों में हम छोटे थे, एक बार हम भिंड जा रहे थे, तो भिंड में रास्ते में डकैती पड़ गई। अच्छा, भिंड के बिहड़ है, वहाँ पर डकैत बड़े होते थे। तो जब वो वहाँ डकैती पड़ गई तो डाकुओं ने सब लोगों को पकड़ लिया और सब लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए, घड़ी उतरवा ली, औरतों के जो चांदी वांदी के उस समय बिछुए वगैरह होते थे वो भी उतरवा लिए और फिर वो वहीं बैठकर वो गिनने लगे। तो जब उन्होंने गिना तो पता चला ये 9,735 रुपये इकट्ठे हुए और सारा सामान मिला के उसने कहा तकरीबन 11,000 रुपये का है। तो उनका जो सरदार था, उस सरदार ने कहा भाई कितने पैसे इकट्ठे हुए? तो जो उनका सांबा था उसने कहा भाई ये 11,000 रुपये आए हैं। तो उसने कहा इन सबके पैसे वापस कर दो। तो लोग बड़े परेशान हुए, भाई पैसे वापस कर दो, क्यों कर दो? बोले जी इसलिए क्योंकि अगर हम ये पैसे रख लेंगे और ये सूचना पुलिस को पहुंचेगी तो पुलिस वाले कहेंगे हमारा हिस्सा तो तुमसे 20,000 रुपये का था, अब 9,000 रुपये की भरपाई कौन करेगा? तो इससे अच्छा है कि हम सबके पैसे वापस कर दें ताकि हमें 9,000 रुपये ना देने पड़े। तो आप समझिए डाकुओं को भी डर होता है, चोरों को भी डर होता है, चक्कों को भी डर होता है, लफंगों को भी डर होता है कि पुलिस को, सरकार को कितना पैसा पहुंचाना है। तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम है मोदी जी की, वो पुलिस वाली स्कीम है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग घाटे में थे जिन्होंने पैसा दिया इसलिए क्योंकि वो घाटे में नहीं है, वो किसी और का कर्ज भुगत रहे थे। अच्छा, पंडित होता है ना, 13वीं के दिन आता है या श्राद्ध में आता है, तो वो कहता है भाई मैं इसलिए खा रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे पूर्वजों को मिले। खाता पंडित है, पहुँचता पूर्वजों को है, लेता पंडित है। जब हम किसी की डेथ हो जाए तो वो पंडित आके कहेगा कि 10वां करना है तो टॉर्च भी दो, किसे दो, क्योंकि रास्ते में अंधेरा आएगा तो जो यात्री है जिसकी मौत हुई है वो देखेगा कैसे। उसके लिए पत्ती दो, बिस्कुट दो, चीनी दो, राशन का सामान दो, जूते दो, एक छड़ी दो ताकि उसे चलने में आसानी हो। तो ये ईडी हुई, सीबीआई हुई और एसबीआई हुई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी जी, वो जो है पंडितों का काम कर रही है।
ये हमारी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और मनुस्मृति में लिखा है कि पैसे ही पैसा जो है, हम तो निमित्त मात्र हैं। SBI कहती है हम निमित्त मात्र हैं। मैंने जो कल कहा कि SBI ने पहली बार जन सेवा की कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदा उनसे किसी किस्म का शुल्क नहीं लिया। तो मेरे घर एक हमारे दोस्त हैं प्रवेश गर्ग, वो आए, बोले जी बात बड़ी अच्छी गई कि SBI ने इनसे पैसा नहीं लिया है तो हर चीज़ का ले लेते हैं। ये तो अगर SBI के दफ्तर में जाकर कोई आदमी मूतने लगे तो उससे भी कहते हैं 5 रुपये निकालो। तो उस इतने बड़े सार्वजनिक बैंक ने 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बनाए, छपवाए, उनमें अल्फा न्यूमरिक जो है साइड से इस्तेमाल किया, ट्रांजैक्शन की, और एक भी पैसा नहीं लिया। उल्टा वो जो है वो सारी बात को छिपाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई दो, डाटा कहते हैं नहीं देंगे। पोल्ट्री पकड़ के जो है जैसे अपनी होती है ना, कि पकड़ के बैठ गए सीने से कि बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने कहा भाई बताओ इस तारीख को दो, कहते बिल्कुल नहीं देंगे। तो वो जो थे पूत थे, कमाऊ पूत हैं सरकार के, और उन्होंने अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर डांट खा के भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट को पूरी बातें नहीं बताई हैं। और यही काम इलेक्शन कमीशन ने किया। वो तो बेचारे इतने उल्टे मिट्टी के माधो हैं, कहते हैं जी जो हमने आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिफाफे में बंद करके दिए थे, हमने तो उनको कोई ब्यूरो ही नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उन्हें पता था कि ब्यूरो रखना किसका। उन्हें तो ये उम्मीद ही नहीं रही होगी सपने में कि कभी ये ब्यूरो सामने आएगा जी। और इसलिए इलेक्शन कमीशन में भी बड़ी धींगा मस्ती हो रही है। और इलेक्शन कमीशन बनता तो बड़ा उपदेशक है, लेकिन वास्तव में वो भी इन चोरों का साथी है। तो ऐसी बात जो है जनता मानती है, मैं नहीं मानता, जनता का कहना ही है। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ लोग कहते हैं ईवीएम की बात करो। मैंने भाई ईवीएम की बात सुप्रीम कोर्ट कहती है ईवीएम ठीक है, अभी उन्होंने 40वीं पिटीशन उन्होंने जो है डिसमिस कर दी, तो लोग कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट भी। इसी पर मेरा एक सवाल है ईवीएम पर, मेरे पास वही सवाल भी बार बार आ रहे थे, मैं देख रहा था क्योंकि आप बता रहे थे लोगों का कहना है कि ईवीएम से ध्यान हटाने के लिए पूरा खेल रचा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। देखिए मोदी जी की हालत ऐसी है आज के दिन में कि किसी आदमी को राजा ने सजा दी तो वो बेचारा रोने लगा। सजा उसको ही मिली कि तू जो है 40 जूते खाएगा। अब बड़े जूते थे, उनमें रिपीट ठुकी हुई थी कीले जी। तो उसने देखा कि अगर ये जूते खाऊंगा तो मेरी तो खोपड़ी भरना जाएगी जी जी, पिलपिली हो जाएगी। तो उसने कहा महाराज ये सजा बड़ी सख्त है, तो मुझे एक ऐसी सजा दे दो जो थोड़ी नरम हो। खाने पीने वाला आदमी था, उन्हें पता, तू बोले तेरे को खाऊ है, तू बड़ा रिश्वत भी खा ही जाता है मोदी जी की तरह। तो उसने कहा भाई तू ऐसा कर 50 जो है प्याज खा ले। तो उसे कहा या तो तू 100 जूते खा या प्याज खा। तो उसने कहा 2 प्याज खाई, आंसू आने लगे, झाल उसकी सहन नहीं कर पाया। उसने कहा नहीं जनाब मैं जूते खा लूँगा। तो ना भाई से जूते मारो, फिर 2 जूते खाए, फिर टान पिलपिली हो गई। फिर बोला नहीं मैं तो प्याज खा लूँगा। होते होते उस आदमी ने 100 तो जूते खाए और 85 जो है प्याज खाई। तो ये जो आप बात कह रहे हो ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड और ईवीएम, ये मोदी जी की सजा है। मोदी जी को प्याज भी खाने हैं और बाकी जो चीज़ है वो भी खानी है। तो मोदी जी ध्यान भटकाने के लिए जो चीज़ करते हैं ना, तो एक झटका लाल थे, वो मुझे चुटकुला बड़ा अच्छा लगता है। एक आदमी बोला डॉक्टर साहब कुछ भी करो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कुछ भी करो ईवीएम से ध्यान हटा दो। तो बोले जनाब मेरे दांत में दर्द है, कुछ भी ऐसा काम करो कि मेरा दर्द मैं भूल जाऊं। डॉक्टर ने झटका ने क्या किया, हथौड़ा उठाया और ढांग से उसकी जो घुटने पे दे मारा। बोला मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। बोला अब तो तेरे दांत का दर्द खत्म हो गया। बोला हाँ जी वो खत्म हो गया। तो मोदी जी की हालत ये है कि वो डॉक्टर झटकाओं के साथ मिले हुए हैं, वो उनको नई नई सलाह देते हैं, नए नए विचार देते हैं और नए नए तरीके बताते हैं कि कैसे देश के लोकतंत्र की हत्या की जाए। और लोकतंत्र की हत्या में वो किस तरह लगे हुए हैं कि देखिए पुलवामा हमला हुआ तो किस कंपनी ने उनको चंदा दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में, हब पावर लिमिटेड पाकिस्तान की कंपनी थी, उसने करोड़ों रुपए दे दिए मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को। सर वो धंधा तो कर रहे होंगे ना हमारे देश से मिलके। धंधा अडानी का धंधा है। पाकिस्तान को हम रोज गाली देते हैं, पाकिस्तान को जो पावर प्रोजेक्ट है वो मिला हुआ है अडानी को, और उसमें पार्टनर भी अडानी के समर्थक कौन है? जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उनके उस बेटे को मिला है जिसे पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिहरी से टिकट दे रही थी चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। वो सांसद भी बनता, हो सकता है वो बाप के ऊपर मिनिस्टर भी बन जाता, भाई एमपी बनने का मिनिस्टर ही बनेगा।
तो जिन लोगों का देश की सत्ता पर कब्जा है, जो विरोधी हैं, यानी कांग्रेस बहुत बार इल्ज़ाम लगाती है भारतीय जनता पार्टी, और बड़े ज़ोर से लगाती है कि उन्होंने चीन की एक कंपनी से पैसे लिए थे। कहते हैं ना, कांग्रेस इसका हिसाब दे। अभी चीन के लोग वहाँ नागपुर गए, लेकिन तो कांग्रेस तो खुद ही सवाल नहीं पूछ रही। कांग्रेस नहीं पूछ रही, कांग्रेस ने तो खुद कहा, राहुल गांधी ने खुद अभी कहा कि ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा ये पैसा वसूली का एक षड्यंत्र है। कांग्रेस के हर प्रवक्ता ने उस पर बोला है। जी। लेकिन उनके पास कोई ईडी थोड़ी है। कांग्रेस के पास भी एक समय में ईडी थी, कांग्रेस के पास भी सीबीआई थी, कांग्रेस के पास भी जो है एनआईए था, बना तो उन्हीं के टाइम में। कांग्रेस के पास भी इनकम टैक्स था, कांग्रेस के पास भी सीबीडीटी थी, लेकिन तब वो जो है उन्होंने किसी से बदले की कार्रवाई नहीं की। कांग्रेसियों ने कांग्रेसियों को बंद किया। ए राजा कनिमोजी जितने लोग बंद हुए वो कब हुए? कांग्रेस के राज में। मोदी के राज में आप बता दो एक बीजेपी वाला आदमी बंद हुआ हो? मोदी जी के राज में कोई बीजेपी वाला बंद नहीं होगा। वो चुटकुले आते हैं ना बहुत सारे, के एक आदमी के घर ईडी वाले गए तो उसे कहा हम ईडी से आए हैं, उसने गमछा निकाला और पहन लिया, बोला मैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रखी है। तो उन्होंने बोला भाई साहब बड़ी गलती हो गई, हम वापस जा रहे हैं। तो सेंट्रल एजेंसियों का काम जो है हफ्ता वसूली करा गया है, और हफ्ता वसूली वैसे करते हैं कि अगर 100 करोड़ की वसूली करेंगे तो 10 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड में दिलवा देंगे, 90 रुपए अपनी जेब में रख लेंगे। तो 10 और 90% का हिस्सा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि किन कंपनियों से पैसा लिया। अब जो एक अलाना कंपनी है, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड जी, वो बीफ एक्सपोर्ट करती है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए ले लिया। उसकी एक दूसरी कंपनी है फ्री गोरीफिका अलामा, उससे भी इन्होंने पैसे ले लिए। एक तीसरी कंपनी है अलाना कोल्ड फ्रिज सर्विस, उससे भी पैसे ले लिए। और अलाना कंपनी पे तीनों कंपनियां एक ही व्यक्ति की हैं और वो मुसलमान नहीं है। पहली बात तो वो हिंदू है, दूसरा उसका 1 साल का बीफ का एक्सपोर्ट का काम जो है 2000 करोड़ रुपए का है। तो उसके यहाँ ईडी की भी रेड हुई और चंदा भी लिया गया। तो आप समझिए जिस गौ माता का रोज नाम लेते हैं उसके पैसे से अगर मोदी जी चुनाव में इस्तेमाल करके सरकार में जनता से वायदे करते हैं और कहते हैं जी हमें वोट दो, तो समझिए इन्होंने तो गौ माता को भी नहीं छोड़ा। धर्म का धंधा तो ये सबको पता है कि किस तरह इन्होंने अयोध्या में किया है। जी। राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर जो उसके ट्रस्टी हैं, जिनका नाम सब जानते हैं, चंपक राय, वो पैसे लेके ही चंपत हो जाते हैं। उन्होंने एक ज़मीन को दिन में 4-4 बार बेच के उसकी कीमत जो है 1 गुना से 10 गुना कर दी। तो आप समझिए ये लोग जो है, जैसे एक कहावत है कि सुनार जो होता है अपनी माँ की नथ भी बनाएगा तो उसमें से सोना चुरा लेगा। तो चोर चोरी से जाए, चोरी हेरा फेरी से ना जाए। और चोर इसलिए हैं क्योंकि सत्ता के शिखर पर बैठे हैं और इन्हें एक बड़ी गलतफहमी है कि हम हमेशा रहेंगे। मोदी जी बार बार कहते हैं ना 2050 तक हम सत्ता में रहेंगे, 2029 तक हम सत्ता में रहेंगे, अगले 5 साल हम सत्ता में रहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाग्य का पलटा कभी भी हो सकता है। मैंने बताया कि कभी भी जो चमत्कार होते हैं वो अचानक ही होते हैं। किसी को नहीं पता था कि ट्रंप हार सकता है। मोदी जी तो उसके लिए गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप साहब ऐसे हाल हुआ उनका कि वो चुनाव भी हार गए। और उन्होंने भगदड़ सी मचाकर एक कोशिश की कि अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान है कि जो व्यक्ति फलानी तारीख तक शपथ ले लेगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो उनके शिष्य, उनके समर्थक जो है वो वहाँ के जो सीनेट है उसमें घुस गए कि हम शपथ ले लेंगे तो हमारी जो है सरकार बन जाएगी। तो मोदी जी और उनके भक्त जो हैं वो एक से ही हैं। और इसीलिए आप समझिए कि अडानी ने जो अभी बहुत सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नहीं पता चला, 3159 बॉन्डों में जो पैसा जमा आया था जी, उसका भी ब्यौरा नहीं मिला है। वो भी 3749 करोड़ रुपए है। और वो भी आप देखेंगे वो अडानी का निकलेगा, मानी का निकलेगा और दूसरे लोगों का निकलेगा। और ये लोग जो है जो लूट करते हैं, जो चोरी करते हैं, हर चोर ने भाजपा को पैसे दिए हैं। हर चोर ने चोरी करो। और जैसे लोग करते हैं ना, डाकू थे पहले, वो कहते थे कि जब कहीं डाका डालने जाते थे तो कहते थे जय माँ भवानी, 1/4 हिस्सा, चौथाई हिस्सा भवानी माँ का। तो वो कहते हैं अब जो है लुटेरे कि जय मोदी जी, 1/4 हिस्सा मोदी जी का। तो मोदी जी की पुलिस कहती है ये तो बड़े भक्त हैं
मोदी जी के भक्त हैं, तो मोदी जी के भक्तों तो मोदी जी पे, के पास तो कोई पैसा है भी नहीं ना। मोदी जी पे पैसा नहीं है। पैसे का सबसे ज़्यादा भोग अगर कोई आदमी कर रहा है, मोदी जी पे 8450 करोड़ रुपए का जहाज है। तो सर उसका रोज का गवर्नमेंट खर्चा, ऑफ इंडिया का हो गया ना सर। अरे मजे तो मोदी जी ले रहे हैं, नहीं, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा वो भी लेगा। कोई नहीं लेगा। नरसिम्हा राव ने लिया था, मैंने मुकदमा डाला था, और मैंने मुकदमा डाला था कि हवाई जहाज़ों का ये जो इस्तेमाल कर रहा है नरसिम्हा राव अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यों के लिए, उस पैसे को उससे वसूला जाए। और हमने वसूला था 3.5 करोड़ रुपए, और वो 3.5 करोड़, क्योंकि नरसिम्हा राव एक ऐसा आदमी था जिस पे कभी कोई पैसा नहीं था। जो मुकदमा उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम जो मैंने केस डाला था, उसका मुकदमा जो उसने लड़ा, अपने वकीलों को फीस देने के लिए उसे मकान बेचना पड़ा अपना। वो एक ईमानदार, यानी हमने उसे सिद्ध किया, लेकिन वो एक ईमानदार मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था जिसके पास वकीलों की फीस देने के लिए अपना मकान बेचना पड़ा। मोदी जी के पास तो अकूत जहाज है, मोदी जी के पास अकूत कपड़े हैं। अगर मोदी जी के सारे कपड़े ही बेच दिए जाएं तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की जो तनख्वाह है वो 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए वाला आदमी, ये मैंने जो कपड़े पहन रखे ना, ऐसे कपड़े 30 कपड़े नहीं पहन सकता एक महीने में। मोदी जी की तो पेन जो है वही पता चला 6 लाख रुपए का है। मोदी जी की घड़ी पता चलेगा 10 लाख करोड़ रुपए की है। मोदी जी के जूते जो हैं वो 80,000 रुपए के हैं। लुई वैलेट कंपनी है, वो आदमी की वो बेचती है बेल्ट 6 करोड़ की, 6 लाख की, 60 लाख की, ऐसी कीमत होती है उनकी। तो मोदी जी का कच्छा भी, क्योंकि आदमी जो है, जो जिसे कहावत है ना हमारे यहाँ कि जो टाट का तो आप पैबंद नहीं लगाओगे रेशम पे, वो तो रेशम में रेशम ही लगेगा। तो मोदी जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी हिंदुस्तान में बता दे कि मोदी जी का कच्छा कितने का है, और वो कच्छा बता दे कि हिंदुस्तान का बना हुआ कच्छा है, तो मैं मान लूँगा कि मेरी सारी जानकारी गलत है। बहुत शुक्रिया सर इस नए अपडेट के लिए, क्योंकि इलेक्शन तक लगातार कुछ ना कुछ रोज़ बयानबाजी भी होगी, नए नए मामले सामने भी आएंगे, और इस वक्त पूरी तरह से बिगुल बच चुका है चुनाव का, तो हमारी सभी मामलों पर नज़र बनी रहेगी। रविंद्र जी के जरिए हम ताज़ा अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे। तो आप इस एपिसोड के बारे में जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।